हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक, और इस एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर 2 रहेगा। इससे पहले चैप्टर 1 हम अपनी इससे पिछले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब है। तो चलिए शुरू करते अपनी आज की क्लास। तो यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल में, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए चीज़ें। तो तंजानिया कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है, कॉन्टिनेंट में है। तंजानिया का एक छोटा से गांव में माम्बा पानी लाने के लिए शीघ्र उठती है, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये कुछ स्टोरी दी गई है। तो कुछ घंटों के बाद वो लौटती हैं। उसके बाद घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाती है, भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। पूरे परिवार के पास छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। अब ये दो अलग अलग पर्सनैलिटी है, एक माम्बा की, एक पीटर, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उसका भेड़ का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर है। वहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। ठीक है, अब ये जो माम्बा और पीटर दोनों ही विश्व के अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, दोनों ही अलग अलग एरियाज में रहते हैं। उनके जीवन को व्यतीत करने में भी बहुत अंतर है। तो देखो, जो माम्बा की फैमिली थी वो तो एक चट्टानी एरिया में थी, जो मक्का और सेम ही मुश्किल से उग पाता था, जो कि खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। पीटर जहाँ पर था वहाँ पर एक ग्रास लैंड था, और उसके अलावा भेड़ पालन और न्यू टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ जैविक यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी करता था। तो यहाँ पर भूमि की गुणवत्ता, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और टेक्नोलॉजी, इनके उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का एक मुख्य कारण भी है यहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता। पिछली क्लास में हमने रिसोर्स वाला चैप्टर ही किया था, पूरा कंप्लीट से डिटेल से स्टडी किया था। तो किस प्रकार के संसाधन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या टाइप होते हैं, तो इससे पहले आप उस चैप्टर को एक बार ज़रूर देख लेना, वीडियोज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ आपको बॉक्सेस भी हैं, ये बॉक्सेस एक बार देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मिट्टी के प्रकार, जल उपलब्धता का परीक्षण करें। तो ये एनसीईआरटी स्टूडेंट्स के लिए वर्क दिया हुआ है। नीचे देखते हैं, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है, और शेष 70% भूमि या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन। कहने का मतलब ये है कि जो 90% जनसंख्या है ना वर्ल्ड की, वो ऐसे 30% एरिया पर रहती है जो कि आपका मैदानी इलाका है, उपजाऊ इलाका है। ठीक है, और बाकी की जो 70% जनसंख्या या 70% भूमि पर, ठीक है, 90% जनसंख्या तो 30% एरिया पर रहती है, और बाकी की जो 70% भूमि है उस पर बहुत ही कम जनसंख्या देखने को मिलती है। तो ये बॉक्स में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें भूमि के बारे में। तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में आपकी लैंड भी शामिल है, भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का जो 30% भाग है वो भूमि है। यानी हमारी पृथ्वी के ऐसे तो कहते हैं कि 29% भाग पर लैंड है, भूमि है, और 71% भाग पर जल है। तो यहाँ पर 30% लिखा हुआ है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, कि ये 30% का भी पूरा पार्ट आपका ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप बस सकते हो, रह सकते हो। इसमें मरुस्थल भी है, दलदल भी है, नदियाँ भी है, नाले भी हैं, समुद्र तो अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के पहाड़ भी है, पर्वत भी है, तो सभी इलाके रहने योग्य नहीं हैं। तो भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। यानी कहीं पर तो जनसंख्या अधिक होती है, कहीं पर
कम पाई जाती है। उबड़ खाबड़ सतलाकृति पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र, सामान्यतः विरल और निर्जन। ठीक है, ये बिल्कुल विरल है, निर्जन है, यानी यहाँ पे कोई भी जनसंख्या नहीं है। और इसके साथ साथ आपके जो उबर मैदान है यानी उपजाऊ मिट्टी के मैदान हैं, नदी घाटियाँ हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है वो उपलब्ध है। इसीलिए ये संसार के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं, यानी संसार की सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो, आपको एक ऑस्ट्रिया का इसमें साल्जबर्ग का एक पिक्चर दिखाया गया है, तो जनसंख्या का जो मावड़ा दिखाया गया कितनी जोर से है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि है, एग्रीकल्चर, वानिकी यानी वन, खनन, सड़कें और उद्योगों की स्थापना की। आपकी जो सड़कें हैं ये टेक्नोलॉजी का है, सब कुछ आपकी भूमि पर ही तो बनाई जाती है। वन उगाए जाते हैं, एग्रीकल्चर की जाती है, खनन किया जाता है, खानों को खोदना, खनिजों को निकालना खनन कहलाता है, सड़कें बनाई जाती हैं, इंडस्ट्री लगाई जाती हैं। तो और इन्हीं सभी को क्या कहते हैं, भूमि उपयोग। तो क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों की भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते थे एनसीईआरटी वर्क के स्टूडेंट्स के लिए। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जैसे आपकी सतला करती है, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, ये सारी मानवीय कारक। तो और जैसे जनसंख्या और टेक्नोलॉजी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जो भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं। एक तो सतलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में आती है। निजी यानी पर्सनल यानी कोई चीज़ पर्सनल है तो आपका उस पर पूरा अधिकार है, ठीक है ना, तो वो आपके अंडर में रहेगी। जैसे आपका घर है तो जो जिसके नाम होगा वो उसके पास ही रहेगा। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होता है। सामुदायिक यानी भाई आपकी एक कम्युनिटी हो गई या आपकी एक सोसाइटी हो गई, इस तरीके से। तो सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट, औषधीय बूटियों को इकट्ठा करना। और इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि लोग आपस में साझा किसे कहते हैं, आपस में जब कोई चीज़ को हम मिल बांट लेते हैं ना, कहते हैं ना साझे का घर है। साझे का घर है यानी चाचा ताऊ ये सब फैमिली, पूरी बड़ी फैमिली इकट्ठी रह रही है, तो अभी हम सब साझे हैं। तो हरियाणा में ऐसे बोलते भी हैं, तो इसे ही कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। यानी पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भूमि भी इंक्रीज हो रही है। भूमि तो आपकी उतनी ही रहनी चाहिए, जनसंख्या कितनी बढ़ जाए। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। अब लोगों को तो लैंड चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, वनों को काटना शुरू कर दिया। जो खेती बाड़ी करना चाहते हैं उन्होंने वनों को काट के साफ करके वहाँ पे एग्रीकल्चर करने लग गए, ठीक है। इसी तरीके से तो आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण ही निम्नीकरण, भूसंकलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए ये सारे के सारे प्रमुख खतरा बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स भी दिया गया है, तो ये भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वर्क ही है एनसीईआरटी का। तो आगे चलते हैं। तो आप समझ चुके हो कि कैसे भूमि का उपयोग होता है, अलग अलग तरीकों में कैसे लैंड यूज होती है। नेक्स्ट आते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। जो आपकी वन भूमि है और जो आपकी एग्रीकल्चर कृषि योग्य भूमि है उसका बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का भी डर पैदा हो गया है, ठीक है। समाप्त मीन्स भाई नष्ट हो जाएगी, उर्वरता क्षमता खत्म हो जाएगी, फिर आप कैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर करोगे लैंड में, तो इस तरीके से। तो इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार और रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो मीन्स अगर आपको भूमि को
नष्ट होने से बचाना है मिट्टी को, तो इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और जो उर्वरक है उनका सीमित मात्रा में यूज करो, उनका मैक्सिमम यूज मत करो, अतिचारण पर रोक। ठीक है, तो इस तरीके से हम भूमि को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है मिट्टी यानी मृदा। मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यानी आपकी पृथ्वी के जो ऊपर यानी जो हमारी क्रस्ट है उसके ऊपरी वाले पार्ट पर जो दानेदार कणों के आवरण की पतली परत होती है उसे ही मृदा कहते हैं। यह भूमि की निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जो अलग अलग आपके भूमि के ऊपर जो फीचर्स हैं जैसे पर्वत है, पहाड़ है, तो ये मिट्टी के प्रकारों को प्रभावित करते हैं। मिट्टी का जो निर्माण है चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ, आपके जो जैव पदार्थ है और भूमि पर पाए जाने वाले जो खनिज है, ठीक है, जो भूमि पर पाए जाने वाले खनिज है इन सब से होता है आपकी मिट्टी का निर्माण। भूमि पर जो भी खनिज पाए जाते हैं, जो भी जैव पदार्थ पाए जाते हैं, और यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती हैं। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अगर एक मिट्टी में खनिज सही मात्रा में है और जैव पदार्थ, तो उन आपस में उनका मिला जुला रूप ही जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाता है। ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, तो यहाँ पे आपको देखो फीचर्स भी दिखाया गया है, तो किस प्रकार मिट्टी बनती है। तो सबसे ऊपर ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपर वाली मृदा, उसके नीचे होती है बालू, गाद और कले के साथ उपमृदा। क्या कहते हैं इसे? उपमृदा। सेकंड वाले पार्ट को उपमृदा, और ये स्माइलिंग वाले पार्ट को कहते हैं अपक्षेत चट्टानी पदार्थ, यानी टूटे फूटे चट्टानी बिल्कुल बारीक बारीक कण, और ये नीचे होती है जनक चट्टाने, बिल्कुल नीचे वाली मोटे मोटे चट्टानों के टुकड़े। समझ गए ना? तो अब हम पढ़ रहे हैं ना मिट्टी कैसे बनती है। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स भी देखने को मिलेगा, तो इस बॉक्स को भी आप देख लो एक बार। तो शब्दावली, अपक्षय क्या होता है? अपक्षय को इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं। तापमान परिवर्तन, यानी आप ये लगा लो कोई भी एक चट्टान है जो रेगिस्तान में है, ठीक है, तो वो फुल गर्म है दिन में और अचानक से बारिश आ जाए तो क्या होगा? जैसे आप गर्म तवे को बारिश में रखते हो तो क्या होता है? झन की आवाज़ आती है ना। तो उसी तरीके से वहाँ पर भी उन चट्टानों में झन की आवाज़ आती है और उनकी ऊपरी वाली परत धीरे धीरे उनमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, और यही वाला प्रोसेस जब 4 से 5 बार हो जाता है तो वो टूट कर अलग भी हो जाती है ऊपर वाली पपड़ी, ठीक है। तो इसी तरीके से तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा, मनुष्य की एक्टिविटीज़ के द्वारा जब चट्टानें टूटने लगती है, अपने स्थान पर चट्टानें टूटने लगती हैं, क्षैत होने जाती है यानी नष्ट होने लगती है, तो उसे कहते हैं अपक्षय यानी अपरदन। क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं? वैसे तो मिट्टी मृदा आपका नेचुरल रिसोर्सिस है, बट इसको बनने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, तो कई बार इसको अनवीकरणीय संसाधनों में भी डाला जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये डायग्राम देखना है जो कि मिट्टी और मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारकों से रिलेटेड है। तो जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुण धर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है, ठीक है। उसके अलावा जो मिट्टी को ऊंचावचतुंगता, यानी देखो जनक शैल यानी जो नीचे वाली चट्टान कौन सी है, उसका रंग क्या है, उसका गठन कैसा है, उसके रासायनिक गुणधर्म कैसे हैं, खनिज कैसे हैं, पारगम्यता कैसी है, तो ये सब कुछ मिट्टी को प्रभावित करते हैं। उसके साथ साथ ऊंचावच तुंगता, यानी कोई पठारी इलाका है, पर्वत इलाका है, पहाड़ी इलाका है, ढाल कैसा है, मिट्टी का संचय किस प्रकार से हो रहा है, मिट्टी इकट्ठी किस प्रकार से हो रही है, तो इस तरीके से भी मिट्टी प्रभावित होती है। नेक्स्ट वनस्पति जात, यानी भाई पेड़ पौधे, प्राणी जात, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ह्यूमस, इन सब की निर्माण की दर भी मिट्टी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट टाइम, टाइम का तो अपना रोल है ही, आप सभी जानते हो, टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो समय और मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। उसके अलावा जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस, निर्माण की दर को भी प्रभावित करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये फैक्टर हैं सारे के सारे जो कि मिट्टी को प्रभावित करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ये भू संकलन का बीच में दिया हुआ है। तो भू संकलन, वैसे मैं आपको ये ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको एक सीधी सिंपल सी बात में समझा देती हूँ क्या होता है भू संकलन। सामान्य रूप से जब कोई चट्टान, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचलन के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। मीन्स देखो यहाँ पे कोई पहाड़ी है, जब अचानक से इस पहाड़ी का ये हिस्सा ढह कर नीचे गिर जाए, यहाँ सड़क है तो इस पर गिर जाए, हम होता नहीं है ये उत्तराखंड वगैरह में जब आप मनाली कुल्लू जाते हो तो कहते हो भाई रास्ते बंद है, पहाड़ी गिर गई, तो उसे ही कहते हैं भू संकलन। इंग्लिश में से कहते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड इसी का ही नाम है। जब लंबे समय तक आपकी भारी वर्षा होती रहती है तब इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं पर्वतीय इलाकों में। ठीक है, नेक्स्ट आता है मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक, तो जो मिट्टी है यानी जो मृदा है, मृदा निर्माण के प्रमुख कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक सतलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। मीन्स जब कोई भी मिट्टी बनती है ना तो उसकी जो निचले वाली चट्टान कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, मिट्टी किस पर, अगर मान लो निचले वाली कोमल चट्टान है तो मिट्टी बिल्कुल बारीक बारीक बढ़िया, और निचले वाली चट्टान बिल्कुल कठोर है, सॉलिड है, तो मिट्टी को बनने में और भी ज़्यादा टाइम। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं, मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है मिट्टी का निम्नीकरण और संरक्षण, कि मिट्टी को कैसे बचाया जा सके। तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का नवीनीकरण हो सकता है। मृदा के नवीनीकरण में सहायक कारक वनों उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूसंखलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां इस प्रकार है। मीन्स आपकी जो मिट्टी है ना, तो ये सारे कारक इनको प्रभावित करते हैं। जैसे मिट्टी का निम्नीकरण यानी मिट्टी को नष्ट हो रही है या मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है वो किस किस से होता है, अतिचारण से होता है यानी पशुओं को अत्यधिक चराते हैं। वनों उन्मूलन यानी वनों को काटना, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक यूज, ये हम सारी चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं। भूसंखलन मैंने अभी बताया, लैंडस्लाइड क्या होता है, बाढ़ में भी मिट्टी की ऊपरी परत बहकर चली जाती है। तो इन सब तरीकों से मिट्टी कहीं ना कहीं नष्ट होती है। तो यहाँ पर अब मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ बताई गई हैं कि कौन कौन सी विधियाँ आप अपना कर मिट्टी को नष्ट होने से बचा सकते हो। तो सबसे पहला आता है मल्च बनाना। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत जो भूमि है जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है। मीन्स आपका एक पौधा यहाँ पर हो गया भाई, एक पौधा आपका यहाँ पर हो गया, इसके बीच में जो भूमि है ना इसको परवाल से ढक दिया जाता है। इससे क्या होगा, ये मिट्टी जो ऊपर से ढक दी गई, इस मिट्टी की आर्द्रता इस मिट्टी के अंदर ही रुकी रहती है। ठीक है, इस मिट्टी की आर्द्रता इस मिट्टी के अंदर ही रुकी रहती है। तो इस प्रकार की सिचुएशन को ही कहते हैं मल्च बनाना। नेक्स्ट आता है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म में क्या होता है भाई, तो चौड़े, समतल, सोपान और वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। तो ये क्या होता है, इसमें तीव्र ढालों पर वेदिकाएं बनाई जाती है। ठीक है, आपका कोई चौड़ा समतल सोपान है, मीन्स कुछ इस तरीके का इलाका है, तो यहाँ पर क्या होगा, बीच में इस वाली समतल जगह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध करने के लिए यहाँ पर वेदिकाएं सी बना दी जाती है ताकि इस एरिया में अच्छी तरीके से फसल उगाई जा सके। इससे आपका मिट्टी का अपरदन भी कम होता है और भी चीज़ें सही रहती हैं। नेक्स्ट आता है समोच्चय रेखीय जुताई। समोच्चय रेखीय जुताई आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ये समोच्चय रेखीय जुताई ही है। इसमें क्या होगा, एक पहाड़ पर समोच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते हैं। मीन्स भाई लगा लो आपकी एक पहाड़ी है, आपको इस एरिया में खेती करनी है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की समोच्चय रेखाई जुताई की जाएगी जिससे मिट्टी का अपरदन नहीं होगा और फसलों को भी अच्छी तरीके से बोया जा सकेगा। नेक्स्ट आता है रक्षक मेखलाएं।
तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। जो आपके पेड़ हैं वो लाइन में लगाए जाते हैं, कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ठीक है, ताकि मिट्टी की ऊपरी परत को बचाया जा सके। तो वृक्षों को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो वेदिका फार्म का पिक्चर देख लो, ये है आपको समुच्चय रेखाओं का मैंने दिखा दिया। रक्षक मेखला देखो, वनों को एक लाइन में लगा दिया गया इस तरीके से। तो इन सब चीज़ों को ऐसा करके हम अपनी मिट्टी को नष्ट होने से रोक सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं, उसका अपर्दन होने से भी रोक सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है समोच्चय रेखीय रोधिकाएं। समोच्चय रेखीय रोधिकाएं, तो यहाँ पर समोच्चय रेखा पर रोधिकाएं बनाने के लिए या तो पत्थरों का यूज होता है या घास या मिट्टी का यूज ही किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल इकट्ठा करने के लिए कुछ खाइयाँ भी बनाई जाती है छोटी छोटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है चट्टान बांध। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे। चट्टान बांध, तो यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, नालियों की रक्षा करते हैं और मिट्टी की क्षति को रोकते हैं, यानी मिट्टी के जो नुकसान होने वाला होता है उसको रोक देते हैं चट्टान बांध। तो जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों को लगा देते हैं लाइन में और मिट्टी के प्रवाह को रोक दिया जाता है। बीज की फसल उगाना, वृक्षारोहण से मिट्टी को सुरक्षित करने के लिए रखने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की फसलें कतारों में लगाई जाती है, एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। ठीक है, तो वर्षारोहण से मिट्टी को सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया जाता है। जब वर्षा ज़्यादा होती है तो अलग अलग कतारों में फसलों को लगा दिया जाता है, जिससे जो वर्षा का पानी मिट्टी को अपने साथ बहाकर ना लेके जा सके। तो समझ गए आप। तो ये सारे उपाय थे जिससे हम मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं, मिट्टी का बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसीलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है। 71% भाग पर हमारी पृथ्वी पर पानी है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन और महासागरों में ही आरंभ हुआ था। अगर हम बात करें तो यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का भी मदद करते हैं। महासागरों का जो जल है वो खारा है, यानी लवणीय है, और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी मानव के उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है, यानी लवणीय यानी खारा पानी है जिसे हम यूज नहीं कर सकते। हमारे यूज का पानी तो केवल 2.7% ही है, और इसका 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानी यानी ग्लेशियर्स के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। इस 2.7% भाग का भी 70% भाग तो अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल ही उपलब्ध है जो मानव के यूज के लिए है। तो यह भौम जल नदियों, झीलों में और पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो देख लो भाई, इसलिए कहते हैं जल ही जीवन है, जल को बचाओ, क्योंकि हमारे पास बहुत कम मात्रा है पानी की, इतना ज़्यादा पानी नहीं है। तो देख के यूज़ किया करो पानी को, ज़्यादा वेस्ट मत करना। यहाँ पर देखो कुछ डाटा भी दिया हुआ है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, एक टपकता नल एक वर्ष में कितने लीटर पानी व्यर्थ करता है? तो भाई 1200 लीटर पानी व्यर्थ कर देता है एक टपकता हुआ नल। नेक्स्ट आता है, क्या आप जानते हैं 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो 2000 में बढ़कर 6000 किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। भाई पहले कच्चे घर होते थे, लोग झाड़ू पोछा नहीं होता था और कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, स्विमिंग पूल वगैरह, और अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई इंडस्ट्री में ज़्यादा पानी यूज़ होता है। तो सब तरीके की चीज़ें हैं। तो जहाँ टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है तो वहाँ इसके नुकसान भी है, तो दोनों ही चीज़ें तो साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। एक व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वो प्रतिदिन 150 लीटर जल का यूज़ करता है एक व्यक्ति। ठीक है,
150 लीटर जल का यूज करता है, जिसमें पीना ये सब के लिए अलग अलग दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बस इतना याद रखना 150 लीटर जल के बारे में। यहाँ पे एक बॉक्सेस और हैं। क्या आप जानते हैं कि आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में जल बाजार भी लगता है भाई। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, तो वहाँ पर जल बाजार लगता है। तो देख लो, भारत में भी जल बाजार लगता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आगे हमारी कुछ थ्योरी है। तो इसीलिए हम जल पढ़ रहे थे। अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न तो बढ़ाया जा सकता है न ही घटाया जा सकता है। इसकी मात्रा भी बिल्कुल स्थिर है। इसकी प्रचुरता में भी विविधता पाई जाती है, यानी आप ना तो जल को बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, बस इसको सेव कर सकते हो। ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज़ ना करो, जितना यूज़ करना है उतना ही करो, मीन्स बेफंड में यूज़ मत करो भाई। इसकी प्रचुरता में विविधता है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण, वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुण्य महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर और गतिशील है। आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने में और धुलाई में करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। तो केवल पानी पीने या घर की साफ सफाई या धुलाई में थोड़ी ना जल का यूज़ होता है, उसके साथ साथ उत्पादन प्रक्रिया में भी पानी का यूज़ होता है। तो जल कृषि उद्योगों और बांध के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने और जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है, तो ये सारे अगर जल तो ये लगा लो बेसिक सी नीड है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट आता है जल उपलब्धता की समस्याएं। तो भाई विश्व के कई प्रदेश ऐसे हैं जिसमें जल की कमी है, वाटर की कमी है। अधिकांश, अगर अफ्रीका की बात करें, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भाग, यूएसए के कुछ पार्ट, मैक्सिको के उत्तर पश्चिम वाला एरिया, दक्षिण अमेरिका के कुछ पार्ट और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं, यानी ऐसा जल जो मनुष्य के उपयोग के लिए ज़रूरी है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ पर अक्सर सूखा पड़ता रहता है, ड्रॉट पड़ता रहता है और उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है, यानी जल की कमी का उन्हें हमेशा सामना करना पड़ता है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। जल का अगर आप अधिक यूज़ कर रहे हो तो वो भी गलत है, और जल स्रोतों के संदूषण के कारण जल का भी अभाव हो सकता है। तो हमें जल का देख कर ही यूज़ करना चाहिए, हद से ज़्यादा जल को खराब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। आपको शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोत चाहिए। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी हम इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसका अति उपयोग, अगर हद से ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं या प्रदूषित कर रहे हैं तो इसे उपयोग करने के लिए हम इसे आगे दोबारा अनुपयुक्त बना देंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, उस जल को प्रदूषित करेंगे, तो कहीं ना कहीं पानी क्या हो जाएगा, हमारे लिए दोबारा यूज़फुल नहीं रहेगा। अशोधित और आंशिक रूप से जो शोधित वाहित जल है, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव, ये जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुओं, पीड़कनाशी और जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो कई केमिकल्स भी हैं जो भाई जल को प्रदूषित करते हैं, जैसे किसान कीटनाशकों का यूज़ करता है, रसायन यूज़ करता है, तो इसके ये सारी चीज़ें भी जल में जाके पहुंच जाती है, तो उससे भी जल को नुकसान होता है। और आगे जब हम ऐसे ही जल द्वारा उगी फसलों को हम खाते हैं तो मानव शरीर में भी ये पहुंच जाते हैं। तो इन प्रदूषकों को जल निकाय में छोड़ने से पहले बहिर्स्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर जल को प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो वो आगे जाके हमारे लिए ही खतरा बनने वाला है। तो वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। अगर जल को संग्रह यानी जल को इकट्ठा करना, पृष्ठीय जल या जो भूमिगत जल है, जो भूमि के ऊपर जो जल है, पृष्ठीय जल यानी हमारी ऊपरी परत वाला जो जल है, उसको बचाने की दूसरी विधि है।
अगर जल के रिसाव को कम करने के लिए खेती को संचित करने वाली नहरों को भी ठीक से पक्का करना चाहिए। अगर नहरों में से ऐसे ही पानी किसी एरिया में चलता जाएगा तो वो क्या है, वो भी जल को वेस्ट करना ही है। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए भी क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। ठीक है, वाष्पीकरण के अधिक दर वाले सूक्ष्म प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप और टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। ड्रिप यानी आप ये कह दो फुहारा विधि, जिसे फुहारे से सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई की इरिगेशन की अलग अलग टेक्निक को अपनाकर हम अपने जल को थोड़ी बहुत मात्रा में संरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये स्प्रिंकलर द्वारा खेती की सिंचाई दिखाई हुई है, इस तरीके से होती हैं। तो थोड़े जल में हम अधिक एरिया को यहाँ पर कंप्लीटली सिंचित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल इकट्ठा करके जल संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना, ये वर्षा जल संग्रहण कहला जाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। अगर 2 घंटे की वर्षा है तो 8000 लीटर जल को इकट्ठा कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जल कंप्लीट होता है। आपने अच्छी तरह समझ लिया कैसे क्या होता है। अभी भाई आपका ये चैप्टर बहुत वाइड है, तो एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट नहीं करेंगे। हम इसके 2 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, इनका वितरण और वन्य जीवों का संरक्षण, और इसके साथ साथ पूरा डिटेल से इसको पढ़ेंगे, महोत्सव आदि चीज़ों को। ठीक है, तो आज की क्लास को हम अपनी यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने मृदा यानी मिट्टी का संरक्षण, उपयोग और जल संरक्षण, इन सबको पूरा डिटेल से स्टडी कर लिया है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो आज की क्लास में हमने भूमि के बारे में पढ़ा, हमने मिट्टी के बारे में पढ़ लिया और जल के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा रह गया प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कैसी लगी भाई आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करो। अपने एजुकेशंस ग्रुप में मेरे चैनल को शेयर ज़रूर किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना, और इसके साथ साथ बेल आइकन भी किया करो, तभी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप इन सारी पूरे चैप्टर को, पूरा नहीं हाफ हुआ है तो हाफ चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीटली स्टडी कर लेना। ओके, हैव ए नाइस डे।